हेलो फ्रेंड्स एंड मेडर्स एंड आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर प्रजन शुक्ला एंड डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस में स्वागत है। बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और कार्बोहाइड्रेट के बारे में शॉर्ट में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो जो शब्द है बायोमॉलिक्यूल ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है बायो, दूसरा है मॉलिक्यूल। तो हमारे वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं और हमारे स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को कराने में हमें हेल्प करते हैं, उसी को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूल्स दैट अकर्स नेचुरली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए काफ़ी नेसेसरी होते हैं। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले मॉलिक्यूल्स को ही बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये हमारे बॉडी के जो अलग अलग प्रोसेस हैं उनको कराने में हमें काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर इसके केमिकल बेसिस को देखें तो ये बेसिकली हमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ हमें देखने को मिलता है। साथ साथ में इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर और फास्फोरस भी हमें इनके अंदर देखने को प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर मेनली हमें कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलता है। साथ साथ में हमें उसमें नाइट्रोजन भी हमें कुछ प्लेसेस पे देखने को मिलता है, ऑक्सीजन भी उसके अंदर हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और फास्फोरस भी उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग बेसिकली चार मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, दूसरा लिपिड्स है, तीसरे प्रोटीन्स हैं और चौथा हमारा न्यूक्लिक एसिड है। और इन सब के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग बॉडी के अंदर रोल होते हैं। लाइक अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देखें तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है उसके रूप में ये हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग लिपिड्स के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली मेनली हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा जो बॉडी का है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं उसमें हमें कराते हुए उनको हमें कराते हुए देखने को मिलते हैं। लाइक हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हमारे एंटीबॉडीज़ वगैरह हो गए, ये सब क्या है? ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस हैं उसको कराने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उनको हमें कराने में हेल्प करते हैं। और अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हमारे जो डीएनए और आरएनए है वो न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए एक जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी तरह काम करता है। तो इस तरीके से ये जो हमारे चार बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करता है। लिपिड्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कराने में हमें हेल्प करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे अंदर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा यहाँ पे है पहला बायोमॉलिक्यूल जो कि है कार्बोहाइड्रेट उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और आगे जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें हम लोग लिपिड क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं उनके बारे में भी शॉर्ट में यहाँ पे बात कर लेंगे। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देखें तो हमारे कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हम इनको यूज़ करते हैं। और ये हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन की रिक्वायरमेंट है उसको भी हमें फुलफ़िल करते हुए यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए प्राथमिक सोर्स के रूप में ये काम करते हैं। साथ साथ में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो उसकी भी सप्लाई हमें कार्बोहाइड्रेट से ही होते हुए देखने को मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट है उनको हम लोग सैकराइड्स के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारा शब्द है सैकराइड वो बेसिकली एक ग्रीक शब्द जो कि सैकरॉन है जिसका मतलब होता है स्वीट, उससे ये शब्द
आया हुआ है। अब अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पे क्या होते हैं, द कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस जो कि जिनका हाइड्रोलिसिस हो तो वो इनमें कन्वर्ट हो जाए, इन कंपोनेंट को फॉर्म करें, उनको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है उसका मतलब क्या हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हमें अगर एक से अधिक OH ग्रुप अपने स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी कहलाएगा। और अगर हमें उसमें जो हमारा यहाँ पे है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर वो एक स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर लें, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है जो हमारे 3 कार्बन है, अगर यहाँ पे हमारा वो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारी चेन इंड हो रही है, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये हमारा OH हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एल्डिहाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे एक से अधिक OH ग्रुप अगर देखने को मिल रहा है और एक हमें यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के नाम से इंडिकेट करते हैं और ये इसकी एल्डिहाइड फॉर्म है। अगर इसी प्लेस पे ये जो हमारा यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, वो इस प्लेस से यहाँ पे खिसक जाए, यहाँ पे ये OH हो जाए और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O हो जाए, तो उस कंडीशन में ये इसकी हमारी जो कीटो फॉर्म है वो कहलाती है। तो ये भी बेसिकली हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी जो हमारा कीटोन है वो यहाँ पे है, तो ये भी एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहलाएगा। और अगर OH ग्रुप यहाँ पे है तो वो एल्डिहाइड कहलाएगा, तो वो भी हमारा यहाँ पे एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाएगा जो कि कार्बोहाइड्रेट है। और हमारे वो सारे सब्सटेंस जिनकी की अगर हाइड्रोलिसिस हो और वो इस तरीके के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए उनको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही इंडिकेट करते हैं। अब आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट का क्या क्लासिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, उसको हम लोग 3 बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा है बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। पहला हमारा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो कहलाता है, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कहलाता है। तो अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट को जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको देखें तो अगर जो हमारा जो शुगर है वो हमारा वो शुगर जो कि फ्रूट से हमें प्राप्त होता है, जो फल हैं उनसे प्राप्त होता है, या जो हमारा टेबल शुगर है, चीनी है, उससे जो सुक्रोज हमें मिलता है उसको हम लोग सिंपल शुगर के जो कैटेगरी है उसमें यहाँ पे प्लेस करते हैं। अगर फ्रूट से प्राप्त होता है तो उसको फ्रक्टोज कहा जाता है, और अगर जो हमारा टेबल शुगर है उससे जो सुक्रोज मिलता है, उससे जो हमें प्राप्त होता है शुगर, उसको हम लोग सुक्रोज के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं तो ये हमें जो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं अगर उनसे जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। जो हमारा पोटैटो हो गया, आलू हो गया, जो या जो हमारे होते हैं वेजिटेबल सब्जियां वगैरह हो गई, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा जटिल होता है। अब आइए हम लोग अगर इसका जो हमारा है यहाँ पे दूसरा बेसिस जिसके बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करते हैं उसको देखें तो ये है बेस्ड ऑन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है उसके बेसिस पे भी हम लोग इसको 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। पहला हमारा कहलाता है दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो जो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसके अंदर की हमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, और इसीलिए इसको हम लोग जो रिड्यूसिंग शुगर है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो दूसरा है वो है हमारा नॉन, ये है रिड्यूसिंग शुगर्स। तो अगर हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा जो सुक्रोज है वो आ जाता है, और जो ग्लाइकोजन है वो इसके अंतर्गत जो आ जाता है। ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है इनके अंदर हमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखने को प्राप्त नहीं होती है। और इसका जो हमारा थर्ड वन है वो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट, और ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अक्सर ये वाला ही क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम लोग कितने शुगर यूनिट हमारे कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे अगर कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करते हैं तो इसको बेसिकली हम लोग 3 क्लास में यहाँ पे सिंपली क्लासीफाई करते हैं। जो पहला क्लास है वो हमारा मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। यहाँ पे मोनो का मतलब होता है 1,
तो अगर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर केवल एक जो सेकेराइड का मॉलिक्यूल है, एक शुगर का मॉलिक्यूल है, अगर वो होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे मोनोसेकेराइड के नाम से इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल लें तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जो हमारा राइबोज है, ये सब हमारे मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे ओलिगोसेकेराइड जो कि दूसरा टाइप है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो ओलिगो शब्द है इसका मतलब होता है फ्यू। तो अगर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर हमें एक से अधिक या कह सकते हैं फ्यू कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलते हैं, या सिंपली कहें तो 2 से अगर 10 के बीच में अगर हमारे जो शुगर्स हैं वो उसके अंदर होते हैं, मोनोसेकेराइड्स होते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड के नाम से इंडिकेट करते हैं। अगर 2 होते हैं तो वो मोनोसेकेराइड कहलाएगा, 3 होंगे तो ट्राइसेकेराइड कहलाएगा, अगर वहाँ पे 4 होंगे टेट्रासेकेराइड वो कहलाएगा, 5 होंगे जो हमारा पेंटागोसेकेराइड कहलाएगा, 6 होंगे जो हेक्सागोसेकेराइड है वो कहलाएगा। इस तरीके से हमारा इसके अंतर्गत ये आएंगे। अगर इसके एग्जाम्पल को देखें तो इसमें हमारा लैक्टोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है, साथ साथ में माल्टोट्रायोज इसका हमारा एक एग्जाम्पल है। और जो इसका तीसरा और सबसे अंतिम टाइप है वो है हमारे पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है मेनी। तो अगर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें हमें 10 से ज़्यादा जो शुगर यूनिट हैं वो देखने को मिलती हैं, तो उस कंडीशन में वो हमारा यहाँ पे पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को देखें तो स्टार्च को ले लें, जो ग्लाइकोजन है या जो सेलुलोज है, ये सब हमारे पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम लोगों ने आज यहाँ पे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में शॉर्ट में बात कर लिया, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग ने आज यहाँ पे शॉर्ट में बात कर लिया। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है तो हमारे चैनल पे आप जब बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर आपको इनके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो मिल जाएगी। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पर जाके आप कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं उसको पूरी तरीके से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं उनके बारे में आपको डिटेल में स्टडी वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।